नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी चैनल पर। नींद ना जिसको आई वो है चला सबको जगाने, रूठते हुए जा रहे और हम चले उनको मनाने। और है हवा जिद्दी बहुत, मुझको खबर जब हो गई, आंधियों में हम लगे देखो चिरागों को जलाने। तो उसी प्रकार चिराग जलाने के साथ अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर भी आपके रिवीजन क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ एमसीक्यू अलॉन्ग विद असर्शन रीजन मैं आपके समक्ष पेश करता हूं, बहुत जरूरी है, स्पेशली 12th क्लास के लिए। तो ये लेक्चर रामबाण है, तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। इसमें कुछ एमसीक्यू है जो मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। तो उसी प्रकार आंधियों में चिरागों को जलाने हम जा रहे हैं। इन 25 क्वेश्चन के चिराग जलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा जो हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द विजयनगर एम्पायर। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट विजयनगर एम्पायर, इसकी हिस्ट्री बहुत ही लंबी है। ये जो विजयनगर एम्पायर लिखा हुआ है, ये वर्तमान में जो कर्नाटका का साउथ वाला जो एरिया है, कर्नाटका का जो हमारा साउथ वाला एरिया है, उसको पहले बोलते थे हम लोग विजयनगर एम्पायर। इसकी जो कैपिटल थी विजयनगर की, वो उस समय थी हम्पी। क्योंकि आफ्टर बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद ये जो एम्पायर था, ये बुरी तरीका से रुइंड हो गया था, इसको बर्बाद कर दिया गया था। वो मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो विजयनगर कहां पे है प्रेजेंट में? कर्नाटका में, और इसकी कैपिटल हम्पी। लेकिन आज जो कर्नाटका की कैपिटल है वो बेंगलुरु है, वो हम सब लोग जानते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द विजयनगर एम्पायर? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता विजयनगर एम्पायर का? तो हमारे ऑप्शंस आर द बैटल ऑफ तालिकोटा 1565। ये बैटल हमारा जनवरी 1565 में हुआ था। लेड टू इट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। याद रखिए, क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें यही वर्ड हमें पढ़ना है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द एम्पायर प्रमोटेड एडवांस इरिगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग टैंक एंड कैनल। तीसरा पॉइंट, लैंड रेवेन्यू वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। लैंड रेवेन्यू यहां का इनकम का प्राइमरी सोर्स था। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू। ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 1 and 3 and 1, 2, 3। तो पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, द बैटल ऑफ तालिकोटा लेड टू इट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। देखिए, ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। पहले हम लोग जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर में जितनी भी ये जो डायनेस्टी थी, ये 4 डायनेस्टी थी। ये 4 डायनेस्टी थी। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है SSTA, क्योंकि हिस्ट्री जो है SST का ही एक पार्ट है। तो इसकी ट्रिक है SST, और लास्ट में हमें A और जोड़ देना है S, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि विजयनगर एम्पायर की सारी डायनेस्टी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया। तो मैं यूपीपीसी के प्रैक्टिस सेट पढ़ रहा था, उसमें भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि विजयनगर एम्पायर की जो 4 डायनेस्टी हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसको मैं इन ऑप्शन के हेल्प से आपको समझाता हूं कि व्हाई आवर फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। एस, पहले एस से हो जाता हमारा, फर्स्ट एस से हमारा क्या हो जाएगा? संगम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी हो जाएगी? संगम डायनेस्टी। इसकी जो डेट थी वो है 1336 से 1485 AD। दूसरे एस से हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे एस से हमारा हो जाएगा सालो। दूसरे एस से हमारा क्या हो जाएगा? सालो डायनेस्टी। ये डायनेस्टी तो चली है 1485 टू 1503 तक। तीसरा हमारा जो टी है उससे हो जाएगा तुलुब या तालुब। कौन सा हो जाएगा? तुलुबा डायनेस्टी। इसकी जो एज है, ये तुलुब डायनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग ऑल। ये 4 डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी तुलुब डायनेस्टी हो जाती है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तुलुब डायनेस्टी का टाइम जो रहा 1503 टू 1570, और लास्ट डायनेस्टी जो थी वो ए से वो है
अराविडु डायनेस्टी। कौन सी है? अराविडु डायनेस्टी। तो इसकी डेट जो है 1572 1674। ये एनसीईआरटी रिफ्रेशर का डाटा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट इधर उधर लिखी है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं डेट 1670 भी लिखी हुई है लास्ट, लेकिन हमें एनसीईआरटी का डाटा पढ़ना है जो रिफ्रेशर आपके पास है उसमें। तो अब इसमें पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हमारा है कि द बैटल ऑफ तालिकोटा लेड टू इट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। देखिए बहुत बार मैंने बताया भी है कि बैटल ऑफ तालिकोटा लेड द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद डिक्लाइन तो हुआ था, ये तो बात हमारी क्लियर है, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि अगर हम लोग इस युद्ध की बात करते हैं तो 1565, और मैंने आपको बताया है कि इस टाइम तुगलक डायनेस्टी थी 1565, क्योंकि 1503 से लेकर 1570 के बीच डायनेस्टी कौन सी है? तुगलक। तो अब इसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लिखा है, लेकिन 1565 के बाद भी एक डायनेस्टी अराविडु डायनेस्टी है, तो 1570 से 1674 तक चली है। इसका मीन्स होता है कि अगर ये डिस्ट्रक्शन, अगर ये कंप्लीट वर्ड ना होता तो हमारा स्टेटमेंट सही था, क्योंकि ये बात सही है कि डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हुआ था। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि विजयनगर एम्पायर का जो तुगलक डायनेस्टी का, पहले हमें समझना है तुगलक डायनेस्टी का सबसे पावरफुल किंगडम, सबसे पावरफुल किंग कौन था? तुगलक डायनेस्टी इसमें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुगलक डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल किंग जो था वो था कृष्णदेवराय। वो थे, सॉरी था नहीं, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय क्या था हमारा? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इसके सबसे पावरफुल किंग थे। कृष्णदेव रॉय इसके सबसे पावरफुल किंग थे। ये 1509 से लेके 1529 तक इस डायनेस्टी के किंग रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बाबर जिसका टाइम, जिसने मुगल एम्पायर की इंडिया में नींव लिखी थी 1526 से लेके 1530 तक, वो मुगल वंश का राजा रहा था, पहला जो फाउंडर भी था मुगल एम्पायर का। उसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है जो उसने तुर्की में लिखी है उसका नाम है बाबरनामा, और तुर्की में उसको बोलते हैं तुजुक बाबरी। उसका बाद में ट्रांसलेशन भी हुआ था। तो उसने अपनी आत्मकथा में केवल 2 ही इंडियन लीडर को अप्रिशिएट किया है। पहला राणा सांगा, जिसके साथ बाबर का बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, और दूसरा कृष्णदेवराय। तो इन 2 राजाओं का बाबरनामा में बाबर ने अप्रिशिएट भी किया है कि ये 2 राजा जो थे इंडिया के बहुत ही पावरफुल लीडर थे। तो हमें ये भी क्वेश्चन याद रखना है। तो कृष्णदेवराय 1509 1529 आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय के डेथ होने के बाद जो विजयनगर एम्पायर की जो नींव, जो तुगलक डायनेस्टी की पावर जो है, वो पावर आगे राम राय के हाथ में। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बैटल उन्हीं के बीच हुआ था, राम राय। ये बैटल जो हुआ था वो हुआ था तुगलक डायनेस्टी के किंग राम राय, और इसको 4 अलग अलग स्टेट ने मिलकर हराया था। 4 अलग अलग, मतलब 4 स्टेट ने, माफ कीजिएगा आपकी एनसीईआरटी में केवल 3 लिखे हैं, लेकिन मैं आपको चारों के बारे में बता देता हूं। 4 अलग अलग जो किंगडम थे उनने मिलके इस पे अटैक किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम राय ने जब सत्ता संभाली थी तब उस समय ये जो मुस्लिम वगैरह थे उन पे बहुत अत्याचार कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि उनके साथ इसने शत्रुता रख ली और उनके काफी मस्जिद वगैरह पे भी काफी कमेंट किए। तो इसका जो मुस्लिम लीडर थे उन पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो 4 मुस्लिम लीडर जो हो गए, एक हो गए थे। उन चारों का नाम हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो 4 मुस्लिम लीडर एक हो गए थे उनका नाम क्या है? ये 4 जगह का नाम हमें पढ़ना है कि राम राय या विजयनगर एम्पायर में 4 लोगों ने जो अटैक किया था वो कौन कौन थे? गोलकुंडा, कोहिनूर हीरा इसी माइन से मिला है 15वीं सेंचुरी के आसपास, ये भी माना जाता है। गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, औरंगजेब के टाइम पे काफी चर्चा में रहा है बीजापुर। तो गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर और अहमदनगर,
इन 4 किंगडम ने मिलके राम राय पे अटैक किया और इसको मार दिया। और मारने के बाद जो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी हम्पी, उसको बुरी तरीका से डिस्ट्रॉय कर दिया था। काफी मंदिर भी तोड़े गए ऐसा माना जाता है इस समय। और जो खूबसूरत शहर था हम्पी, उसको बुरी तरीका से बर्बाद कर दिया। इसके ऊपर अब्दुल रज्जाक ने बोला भी है कि मैंने इतिहास में कभी भी ऐसे इतने सुंदर शहर को उजड़ते हुए नहीं देखा है। माफ कीजिएगा, अब्दुल रज्जाक ने नहीं, एक लेखक ने बोला है कि मैंने इतिहास में इतने सुंदर नगर को ऐसे उजड़ते नहीं देखा है। तो बैटल ऑफ ये जो तालिकोटा है, इसका एक नाम और भी है, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये राक्षसी तांगड़ी नामक गांव में यह युद्ध हुआ था। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तुगलक डायनेस्टी के राजा राम राय और गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर के राजाओं के बीच इसमें राम राय मारा गया। और इन चारों ने, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर ने हम्पी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अराबिडो डायनेस्टी एक और आई। हालांकि अराबिडो डायनेस्टी बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर डायनेस्टी साबित हुई, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इसको नहीं माना जा सकता किसी कमजोरी को। तो अगर कंप्लीट ना होता तो हमारा आंसर सही हो जाता, लेकिन यहां लिखा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, इसलिए ये आंसर हमारा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। क्योंकि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ना होके डिस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तब मानते जब तुगलक डायनेस्टी के बाद अराबिडो डायनेस्टी ना आती। लेकिन आप देख रहे हैं इसके बाद भी ये डायनेस्टी लगभग 104 साल के आसपास रही है अराबिडो डायनेस्टी। तो इसे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ना मान के पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग। दूसरा लिखा है द एम्पायर प्रमोटेड एडवांस इरिगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग टैंक एंड कैनल। देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बता भी रखा है कि इस एम्पायर में बहुत सारे टैंक और बहुत सारे कैनल बनाए गए। हिरिया कैनल, एनसीईआरटी में ये लिखा भी हुआ है, हिरिया कैनल, जो कि संगम डायनेस्टी के राजाओं ने, हरिहर बुक्का जो इसके फाउंडर थे, हरिहर बुक्का, ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में। तो इंक्लूडिंग टैंक एंड कैनल, मतलब इस डायनेस्टी में प्रमोट किया गया टैंक और कैनल में, क्योंकि ताकि इरिगेशन मिल सके एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर प्रमोट हो। तो पहला इसमें हिरिया कैनल विजयनगर एम्पायर में बनाई भी गई। क्वेश्चन ये एमसीक्यू में पूछ भी सकते हैं कि किस कैनल का निर्माण इन लोगों ने करवाया था। हिरिया कैनल किस डायनेस्टी ने करवाया? अगर ये आ जाए तो मैं बताना, ये संगम डायनेस्टी के राजाओं ने इस कैनल का निर्माण करवाया था। ये हिरिया कैनल ये किस नदी से बनाई गई है? तो रिवर ऑफ तुंगभद्रा। कौन सी रिवर है? तुंगभद्रा रिवर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नदियों से ये नहर बनती है, नहर नदियों को कट करके उसका पानी एक सोफिस्टिकेटेड एक गड्ढा टाइप का बड़ा बना दिया था जमीन में खोद के, तो उसका पानी जब गिरता है तो उससे नहर बनती है। तो क्वेश्चन पूछे हिरिया कैनल किस रिवर की हेल्प से बनी है? तुंगभद्रा रिवर से ये बनी है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है कि लैंड रेवेन्यू वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। बहुत कॉमन बात है कि लैंड रेवेन्यू जो था, टोटल लैंड रेवेन्यू जो था वो उपज का 1/6 था। लैंड रेवेन्यू कितना था? टोटल लैंड रेवेन्यू कितना था यहाँ का? टोटल 1/6 ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का 1/6 टैक्स था। ये टैक्स हालांकि थोड़ा ज्यादा था, और जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम भी था। ये टैक्स जो लिया जाता, जैसे मराठा में हम लोग पढ़ते हैं चौथ और सरदेश मुखी टैक्स लेते थे शिवाजी महाराज, उसी प्रकार इस टैक्स का नाम क्या? जैसे हम लोग आज इनकम टैक्स पढ़ते हैं, सेल्स टैक्स पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार इस टैक्स का नाम क्या था? सिस्ट टैक्स। सिस्ट टैक्स जो था, इस टैक्स का नाम भी था। तो ये भी क्वेश्चन हमें पढ़ देना है। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 2 and 3 बोथ। 2 and 3 बोथ। तो ये एसएसटी है, इसकी ट्रिक पढ़ना है। संगम, सालुक, तुगलक, अराबिडो। अब बैटल ऑफ तालिकोटा जो हुआ था वो तुगलक डायनेस्टी पर अटैक किया था इन 4 लोगों ने मिलकर। गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, ये चारों जो है ये दक्कन का क्षेत्र माना जाता है। दक्कन का प्लेटू आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा। दक्कन आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फॉट बिटवीन राम राय एंड दक्कन किंग। और दक्कन किंग में ये 4 इलाके ऐसे हैं जो दक्कन प्लेटू से घिरे हुए हैं।
तो ये भी हमें पढ़ लेना है। 1565 में ये बैटल हुआ था। विजयनगर कैपिटल कौन सी है? हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजयनगर एम्पायर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग द विजयनगर एम्पायर, मतलब इसमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला हमारा, इट वाज फाउंडेड बाय हरियर एंड बुक्का इन 1336। मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी SSTA। SSTA में ट्रिक में मैंने आपको पहली डायनेस्टी कौन सी लिखी थी? संगम। 1336 से लेके 1485 तक ये डायनेस्टी बनी। ये दो भाई जो थे हरियर और बुक्का, हरियर और बुक्का। बुक्का एक रोटी वाला भी है जो बचपन में मम्मी चाय साथ लगा कर देती हैं, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, मैं आज भी बुक्का खाता हूं बहुत ज्यादा। तो हरियर एंड बुक्का 1336 में इस डायनेस्टी की नींव इन्होंने रखी थी। ऐसा माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको प्रिजन कैद कर लिया था, बाद में इन्हें छोड़ा गया। वो एक बात की बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में डाटा नहीं है, पेपर बहुत पास है, तो मैं टॉपिक वाइज केवल पढ़ना जो हमारे टॉपिक में है। तो हरियर बुक्का दो भाई थे, इन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सही। दूसरा क्या हो जाएगा? द कैपिटल सिटी वाज हम्पी, नाउ फेमस फॉर इट्स रुइंस एंड स्टोन चैरियट। देखिए अभी मैंने आपको बताया है विजयनगर एम्पायर की कैपिटल क्या थी उस समय? हम्पी। एंड नाउ फेमस फॉर इट्स रुइंस एंड स्टोन चैरियट, क्योंकि अब हम्पी का नाम, क्योंकि हम्पी एक कैपिटल नहीं है, कैपिटल कौन सी है हमारी? कर्नाटक। तो सॉरी, कैपिटल हमारी है बंगलुरु। तो नाउ फेमस फॉर इट्स रुइंस एंड स्टोन, मैंने आपको बताया था ये चार दक्कन किंगडम जो थे, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, इन चारों ने हम्पी को बुरी तरीका से उजाड़ दिया था जब बैटल ऑफ तालिकोटा या बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी इसको बोलते हैं, जब ये हुआ था। इसके बाद हम्पी को बुरी तरीका से इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तीसरा, द एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए फ्यूडेटरी, देखिए वर्ड मैं बताता हूं, अंडर द होयसल डायनेस्टी, अंडर द होयसल डायनेस्टी। देखिए होयसल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ द एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड एज फ्यूडेटरी। पहले फ्यूडेटरी मींस क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, जागीर। जो जागीर होती है, जागीर मींस होता है जब किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के बदले में जमीन दी जाती है एज ए गिफ्ट, उसको बोलते हैं जागीर। नहीं बोलते हैं तुम्हारे पापा की जागीर थोड़ी है, ये तुम्हारे पापा की जागीर थोड़ी है, ये तुम्हारे चाचा की जागीर थोड़ी है। ये गुस्से में ये वर्ड बोला भी जाते हैं, आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। तो अगर ये फ्यूडेटरी वर्ड ना लिखा होता, क्योंकि ये बात सही है, होयसल डायनेस्टी जो है 10 AD 1000 AD से लेके 1400 AD तक आसपास ये डायनेस्टी होयसल डायनेस्टी रही है। और होयसल डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी सेटअप हुई है वो है विजयनगर एम्पायर। ये तो बात क्लियर है। लेकिन इसमें लिखा है कि होयसल राजाओं ने हरिहर बुक्का जो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्हें ये एरिया जागीर के रूप में दिया था। तो ये बात, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि बिफोर द संगम डायनेस्टी, बिफोर द विजयनगर एम्पायर, मतलब विजयनगर एम्पायर से पहले कौन सी डायनेस्टी थी साउथ में, तो हम लोग बोल सकते हैं होयसल डायनेस्टी। लेकिन ये वर्ड जो लिखा है फ्यूडेटरी, कि होयसल राजाओं ने ये जमीन इनको जागीर के रूप में दी थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। जागीर के रूप में नहीं दी थी। When the Hoysala dynasty was declined, after it Hariyan and Bukka was set up the dynasty in 1336। क्लियर? तो फ्यूडेटरी वर्ड इसमें आया है, जागीर के रूप में इन्हें ये जमीन नहीं मिली थी, ये एरिया नहीं मिला था। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा? फर्स्ट एंड 2। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको हमें पढ़ना है, याद रखिएगा। तो इट वाज फाउंडेड बाय हरियर बुक्का इन 1336। दूसरा, द कैपिटल सिटी वाज हम्पी, नाउ फेमस फॉर इट्स रुइंस एंड स्टोन चैरियट। ठीक है, तो हम्पी, एक क्वेश्चन हमारा और है कि हम्पी 1565 में जो हम्पी को उजाड़ दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसके बाद इसके रिमेन्स को किसने खोजा? तो एक स्कॉटिश व्यक्ति कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी को खोजा था। याद रखिए, हम्पी को किसने खोजा? कॉलिन मैकेंजी। ये कहां से बिलोंग करते थे? स्कॉटलैंड के, स्कॉटिश। और कब खोजा? 1800 AD में, मतलब उजड़ने के लगभग 235 ईयर के बाद इसको खोजा। तो ये भी क्वेश्चन हमें पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेवराय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? मैंने आपको अभी बताया है, तुलवा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ये 1509 से लेके 1529 तक ये तुलुक डायनेस्टी के राजा रहे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल दो ही इंडियन लीडर को अप्रिशिएट किया है, एक कृष्णदेव राय और एक राणा सांगा, जिनके साथ खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था, याद रखिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है कृष्णदेव राय के बारे में? ही बिलोंग टू तुलुक डायनेस्टी। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ये तुलुक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दूसरा, ही ऑथर्ड द तुलुक वर्क अमुक्ता माल्यदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिए, इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक किताब लिखी थी अमुक्ता माल्यदा। हालांकि किताब इनकी दो है, लेकिन आपकी बुक में केवल एक लिखी, तो भाई हमें पढ़ना है। अमुक्ता माल्यदा इनकी किताब थी। किस भाषा में किताब है? कभी कभी लैंग्वेज बोल देते हैं तो कर्नाटक कन्नड़ देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि विजयनगर सोचा कर्नाटक में है तो कर्नाटक कर दें। इन्होंने कौन सी भाषा में यह किताब लिखी थी? तेलुगु भाषा में। भाषा से संबंधित क्वेश्चन ने क्लास 10th में भी बताया है आपको, जो अखबार और मैगजीन छापी गई हैं, बंगाल गजट और द बंगाल गजट, मैंने आपको पूरा डिफरेंस बताया, तो वो लेक्चर ध्यान से देखना है। ही ऑथर्ड द तुलुक तेलुगु वर्क विद अमुक्ता माल्या। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? सही। कौन सी भाषा में इसने यूज किया है? इन्होंने यूज किया तेलुगु। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में, याद रखनी है। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो हमें याद रखना है तेलुगु, क्योंकि ये सारी साउथ की भाषा है। तो याद रखिए, अमुक्ता माल्यदा बुक किसकी है? कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तुलवा डायनेस्टी। इनका टाइम क्या रहा? 1509 से 1529, याद रखिए। थर्ड वाला हमारा क्या है? हिज रेन मार्क द जेनिथ। जेनिथ मींस क्या होता है? पीक, ऊंचाई, पीक ऑफ द विजयनगर एम्पायर। क्योंकि मैंने आपको बताया था मोस्ट पावरफुल किंग माने जाते हैं विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय। इन्हीं के मंत्री तेनाली रमन, एक फूल वाली स्टोरी इनकी आपने बचपन में 4th और 5 में पढ़ी भी होगी, कि तेनाली रमन की। तो जेनिथ, ये विजयनगर एम्पायर को पीक पे ले गए, तो जेनिथ पे ले गए। तो बाबर ने भी इनको अप्रिशिएट किया है, कभी बाबर ने हिम्मत नहीं करी इन पे अटैक करने की, याद रखिए। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड भी सही हो जाता है। कृष्णदेव राय के टाइम पे विजयनगर एम्पायर पीक्स पे था 1509 से 1529 तक। लेकिन इनके बाद जो राम राय राजा बना वो थोड़ा कमजोर था, उसने सबसे शत्रुता ले ली। उसका परिणाम जो हिटलर का परिणाम हुआ था, उसी प्रकार इनका भी परिणाम हुआ। इनको 4 किंगडम ने, दक्कन ने मिलकर हराया था राम राय को फिलहाल। तो हमें यहाँ स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। कृष्णदेव राय से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर, पहला द बैटल ऑफ तालिकोटा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन मैंने पहला आपको ये बताया भी था, द बैटल ऑफ तालिकोटा लेट। दूसरा क्वेश्चन, बैटल ऑफ तालिकोटा से इस एम्पायर का अंत हो गया, सही है। द एम्पायर प्रमोटेड एडवांस इरिगेशन सिस्टम, हिरिया कैनल इन्होंने बनाया था, मैंने आपको बताया था, इंक्लूडिंग टैंक एंड कैनल। उसके बाद थर्ड, लैंड रेवेन्यू वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का सोर्स यहाँ पर लैंड रेवेन्यू था। आज भी सरकार का मेन सोर्स अगर देखा जाए तो टैक्स है, लेकिन यहाँ पे लिखा है लैंड रेवेन्यू। क्या लिखा है? लैंड रेवेन्यू। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लिखा है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ना होके डिस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या था? ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। 2 और 3 हमारा सही है। तो याद रखिए 2 और 3 हमारा सही है, तो स्टेटमेंट हमारा 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द फर्स्ट डायनेस्टी द विजयनगर एम्पायर बाय द संगम डायनेस्टी। मैंने आपको अभी बताया है, संगम डायनेस्टी को फाउंड किया था 1336 में। किसने? हरिहर और बुक्का। हरिहर एंड बुक्का, 2 भाई ने। इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक राजा था, उसने जो सुल्तान था, उसने इन दोनों भाई को किडनैप भी किया था। लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, द सालुक डायनेस्टी ओवरथ्रू द संगम डायनेस्टी। देखिए ध्यान देना है, तभी मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। SSTA, S फॉर संगम, इस S फॉर सालुक, T फॉर तुलुक और A फॉर अराबुड। मतलब यहां बताया गया सालुक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई वो
सालुक डायनेस्टी आई थी संगम डायनेस्टी के बाद। कौन सी डायनेस्टी आई? सालुक डायनेस्टी, जो कि ट्रिक मैंने आपको बताई है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा, द अराबिडो डायनेस्टी वाज द लास्ट टू रूल द एम्पायर। ए, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, SST है जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसमें बताया गया अराबिडो वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द एम्पायर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। SSTA में ए से लास्ट में अराबिडो, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आंसर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द हड़प्पा स्क्रिप्ट इज मेनली फाउंड इन। देखिए हड़प्पा के बारे में, क्योंकि काफी डिस्प्यूटेड इलाका है, आज भी इसकी खोज जारी है। तो हड़प्पा, आप जानते हैं हड़प्पा की खोज जो की थी वो 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को न्यू सिटी के रूप में अनाउंस किया था 1923 में मार्शल ने। किसने घोषित किया था? खोज की थी किसने? दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी, 1921 में हड़प्पा की खोज की। और 1922 में एक और फेमस नगर है, वो है मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, मोहनजोदड़ो। ये किसने खोजी थी? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। क्या करवाई थी? इसका एक्सकेवेशन करवाया था। एक्सकेवेशन मींस खुदाई करवाई थी, राखल दास बनर्जी। लेकिन इन दोनों को नई सिटी किसने डिक्लेयर किया था? ये नई दो सिटी हैं इन्हें, तो ये डिक्लेयर किया था 1923 में जॉन मार्शल ने। ये भी हमें पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है। अब भारत के पहले ASI कौन थे? फर्स्ट ASI ऑफ इंडिया कनिंगम। ये भी हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ASI मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट ASI ऑफ इंडिया तो कौन हो जाएंगे? कनिंगम। पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। कनिंगम इंडिया के फर्स्ट ASI थे। और दूसरे थे जॉन मार्शल, तो दूसरे थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक नई सिटी के रूप में डिक्लेयर किया था 1923 में। तो ये पढ़ लेना है। यहां पे क्वेश्चन हमारा है द हड़प्पन स्क्रिप्ट मेनली फाउंड इन। देखिए टेराकोटा टैबलेट, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो किसमें पाई गई? ये टेराकोटा टैबलेट में जो सील्स वगैरह होती थी, जो सील्स वगैरह होती थी उस पे लैंग्वेज लिखी जाती थी, उसमें कुछ इशारे होते थे। क्योंकि ये हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है आज तक अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर मतलब जिसको देखा तो गया है लेकिन उससे पढ़ा नहीं अभी तक जा सका है, याद रखिए। ये अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर मतलब अनएक्सप्लेन है, इसको आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। यहाँ पे टेराकोटा टैबलेट पे इसके कुछ प्रमाण मिले हैं, इसके सील के। ये सील होती है जिसमें इशारे रखे रहते थे इस टाइप से, ये भी हमें पढ़ना है। क्वेश्चन है हड़प्पा स्क्रिप्ट मेनली फाउंड इन टेराकोटा टैबलेट पे, सील पे, पत्थरों पर, दीवालों पर इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो इसको लेकिन पढ़ा नहीं जा सका आज तक, तो ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। मोहनजोदड़ो वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो क्या है? ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर। किस लिए यूज होता था ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो? मैंने आपको बताया था अभी, मोहनजोदड़ो को फाउंड किया था 1922 में राखल दास बनर्जी ने। मैं बार बार लिख रहा हूं, क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, याद रखिए। राखल दास बनर्जी ने इसको क्या किया था? राखल दास बनर्जी ने इसका एक्सकेवेशन करवाया था, इसकी खुदाई करवाई थी। और हड़प्पा करवाई थी 1921 में दयाराम साहनी ने। तो मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस है? रिचुअल बाथिंग, क्योंकि यहाँ पे 700 कुएं मिले हैं। याद रखिए NCERT में डायरेक्ट लिखा है 700। यहाँ पे क्या मिले हैं? 700 यहाँ पे वेल्स मिले हैं, यहाँ पे टैंक भी मिले हैं, अच्छी नालियां मिली हैं, अच्छा नगर मिला है। तो याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रिचुअल बाथ, मतलब यहाँ पे स्नानागार, बाथिंग के एविडेंस मिले हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा धौलावीरा संबंधित आ जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को जैसे आज हमारे पास, जैसे आज हम कंजर्व करते हैं पानी को बचाने के लिए, बहुत सारे साधन हमारे पास हैं, टैंक वगैरह, तो उसी प्रकार वाटर कंजर्वेशन का प्रमाण किसमें मिला है? या वाटर कंजर्वेशन टैंक। क्वेश्चन में कहीं घूम ना जाना आप लोग, मैं बार बार बता रहा हूं। वाटर कंजर्वेशन टैंक जो मिला है, वाटर कंजर्वेशन टैंक कहां से मिला है? कि ये लोग पानी को बचाने के लिए टैंक बनाते थे, हौज बनाते थे। अगर ये वर्ड आया था वाटर कंजर्वेशन, वाटर का प्रमाण, कुएं का प्रमाण तो मिले हैं हमारे मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर कंजर्वेशन वर्ड आ जाता है, पानी बचाने वाला, तो उसके प्रमाण मिले धौलावीरा, जो कि वर्तमान में कहां पे है? गुजरात में। धौलावीरा कहां पे है? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में।
हल के प्रमाण कहां पे मिले हैं, प्लॉ के प्रमाण कहां से मिले हैं, इसमें प्लॉ के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं हमारे कालीबंगन राजस्थान से, कालीबंगन राजस्थान से। तो हमें ये क्वेश्चन कुछ है जो कि बहुत ज्यादा, कालीबंगन राजस्थान से प्लॉ हल के प्रमाण मिले हैं, और कालीबंगन राजस्थान से बेक ब्रिक्स पकी हुई मिट्टी के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे जो ईंटें होती तो पकी होती थी, बेक्ड जो भट्टा होता है उससे बनती थी, ये भी ऐसा माना जाता है। तो याद रखिए, ये सब प्रमाण के बेसिस पे है क्वेश्चन, याद रखिए इधर। प्लग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द हड़प्पा। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से एनिमल के बारे में हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, या किस एनिमल के पक्के प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रमाण तो मिले हैं लेकिन पक्के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। तो इसका आंसर वैसे हो जाएगा हमारा हॉर्स। लेकिन मैंने बोला पक्के प्रमाण नहीं मिले हैं क्योंकि एक जगह पड़ती है गुजरात में, सुत कैगेडोर। कौन सी है, सुत कैगेडोर, गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जगह पड़ती है, वहां हॉर्स के प्रमाण मिले हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन उसका आज तक एविडेंस नहीं हो पाया कि जो हड्डियां हैं वो घोड़े की ही हैं कि नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है। लेकिन हमें अभी एनसीईआरटी का डाटा चलना है, तो हॉर्स इसमें हो जाएगा। मतलब एलिफेंट, बुल और कैमल के प्रमाण मिले हैं, शेर के भी प्रमाण यहाँ पे नहीं मिले हैं, हॉर्स के साथ साथ लाइन के भी प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि शेर के भी प्रमाण ऐसा नहीं है। गाय के प्रमाण मिले हैं या नहीं मिले, ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुछ हड्डियां गाय की भी पाई गई, लेकिन कुछ प्रॉपर एविडेंस उसका अभी तक नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं। तो जो ऑप्शन है एलिफेंट, बुल और कैमल के जो भी रिमेन्स मिले उससे तो कंफर्म हो चुका है कि ये एलिफेंट, बुल और कैमल के ही हैं। तो लेकिन ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इसमें से कौन सा जो है एनिमल हड़प्पा से बिलोंग नहीं करता है, तो हॉर्स। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से एनसीईआरटी का डाटा हमें लिखना है एग्जाम में, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए महाजनपदा दैट एमर्ज इन द 6th सेंचुरी बीसी। देखिए महाजनपदा, महाजनपदा को जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट, और महाजनपदा मतलब जो डिस्ट्रिक्ट से भी ऊपर थे उनको बोला गया है महाजनपदा। टोटल 16 महाजनपदा हैं। कितने हैं, टोटल 16 महाजनपदाज हैं। कितने हैं, टोटल 16 महाजनपदाज हैं। कितने हैं, 16 महाजनपदा टोटल हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है, और इसमें सबसे पावरफुल कौन सा महाजनपदा है, मगध। सबसे पावरफुल कौन सा है, मगध सबसे पावरफुल है। जो 16 महाजनपदा हैं इसमें सबसे पावर कौन है, मगध सबसे पावर। मगध का वर्तमान नाम क्या है, मगध का वर्तमान नाम बिहार। मगध की पहले कैपिटल जो थी वो क्या थी, राजगृह या राजगीर। इसकी कैपिटल क्या थी, राजगृह और राजगीर। एक डायनेस्टी थी इंडिया की सबसे पहले जो मानी जाती है, हर्यक डायनेस्टी। हालांकि वैसे तो मौर्यन डायनेस्टी मानी जाती, लेकिन हर्यक डायनेस्टी के भी, लेकिन उसके जो राजा थे वो थोड़े वीक थे, इसलिए मौर्यन डायनेस्टी को एब्सोल्यूट डायनेस्टी माना जाता है। याद रखिए फिलहाल राजगृह और राजगीर इसकी कैपिटल थी। बाद में इसकी कैपिटल उदयन, हर्यक डायनेस्टी का भी एक राजा था उदयन, बाद में राजगृह और राजगीर की कैपिटल को ट्रांसफर करके कर लिया गया पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने कर दिया, शेरशाह सूरी ने 1543 के आसपास। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, मगध की इनिशियल कैपिटल कौन सी थी, राजगृह। उसके बाद ये कैपिटल क्या हो गई, आफ्टर सम टाइम कैपिटल क्या हो गई, आफ्टर सम टाइम ये कैपिटल कहां ट्रांसफर हो गई, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो ये भी हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है, याद रखना। तो यहां पे ऑप्शन हमारा है मगध, गांधारा, कंबोजा, ऑल ऑफ द दीज। तो ये सारे डायनेस्टी, इसकी ट्रिक मैं आपको, इसकी ट्रिक भी है। अब अपाचे का गांव कुसुम को पूरे आम देगा। मैं इसकी ट्रिक बहुत जल्द बता के आपके समझ पेश कर दूंगा। मैंने ट्रिक ये आपको बताई भी है, तो हमें याद रखना है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो मगध, गांधारा, कंबोजा। अगर विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद अगर आ जाए, उस केस में ऑप्शन हमारा मगध हो जाता। लेकिन अभी मगध, गांधारा, कंबोजा, और ये 6th सेंचुरी से याद रखना। क्वेश्चन कभी भी पूछ देते हैं कि महाजनपदा की शुरुआत किस टाइम से हुआ, 6th सेंचुरी बीसी से। तो ये भी क्वेश्चन हमें पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन तमिल। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ चुका है। अर्लीस्ट कंपोजिशन तमिल,
तमिल मतलब तमिलनाडु वाला इलाका जो है प्रेजेंट, मतलब वहां पे। तो सबसे पहली तमिल किताब कौन सी मानी जाती है? तो इस किताब का नाम क्या है? वो है तोल्काप्पियम। क्या नाम है किताब का? तोल्काप्पियम वाज द फर्स्ट बुक्स विच बिलोंग टू तमिल लैंग्वेज, कंपोजिशन ऑफ तमिल। इसको लिखा किसने? तो तोल्काप्पियम किताब का नाम है, और जो राजा था उसका क्या नाम है? तोल्काप्पियर। मतलब यहाँ पे राजा और बुक का नाम मिलता जुलता है, बस ए एम की जगह हम लोग को ए आर कर देना है। इस किताब को लिखने वाला कौन था? इस किताब का राइटर जो था वो कौन था? इस किताब का राइटर जो था तोल्काप्पियर। क्या नाम था उसका? तोल्काप्पियर। इस किताब में क्या लिखा है? क्योंकि ये किताब तमिल से बिलोंग करती है, तो तमिल उस समय तमिलों का जो कल्चर था, उसकी लैंग्वेज थी, उनका गेटअप था, उनको जो संस्कृत थी तमिल लोगों की, उसके बारे में इस किताब में जिक्र किया गया है। ये भी क्वेश्चन हमें पढ़ लेना है। क्या है आंसर? तोल्काप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? असर्शन रीजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन है, याद रखिए, एग्जाम में पूछते भी हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। पहला असर्शन, द महाभारत इज ए डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक टेक्स्ट इसलिए, डायनेमिक मतलब हो गया गतिशील, इसको बार बार लिखा गया, इसे लिखने में काफी टाइम लगा है, इसे लिखने में काफी टाइम लगा है, याद रखिए। दूसरा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, द महाभारत इज ए डायनेमिक टेक्स्ट। इसको लिखने में कोई 1 या 2 साल नहीं लगे, बहुत लंबा समय लिखा है, ऐसा माना जाता है। 300 से 400 वर्ड साल बीतने के बाद इसको बार बार एडिट किया गया, लिखा गया है, याद करिए। दूसरा क्या है? सेक्शन वर एडेड टू इट्स फ्रॉम 5th सेंचुरी बीसी टू 40। 5th सेंचुरी बीसी से लेके 40 सेंचुरी, मतलब अगर हम लोग देखते हैं 5th सेंचुरी से 40 सेंचुरी के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं, लगभग 450 साल के बीच की बात है। इस टाइम में भी वैसे लिखा तो वेद व्यास ने था, वो तो हम लोग जानते हैं, लेकिन बार बार इसको एडिट किया गया है। तो 5th सेंचुरी से 40 सेंचुरी के बीच में भी इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, लिखी गई हैं, तभी ये लिखा हुआ है डायनेमिक टेक्स्ट, बहुत गतिशील है। इसका मतलब होता पहला भी सही है, दूसरा भी है। पहला जो बोल रहा है डायनेमिक है, डायनेमिक क्यों है? क्योंकि लिखा हुआ सेक्शन वर एडेड, इसमें सेक्शन 5th सेंचुरी से 40 सेंचुरी के बीच में कुछ सेक्शन जोड़े गए हैं, तो बहुत लंबा टाइम लगा है, बहुत गतिशील किताब है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि आर में जो बोला गया है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये हमारा बात भी हमारी क्लियर है। बाद में हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा गया, इसको 1919 में फिर से इसमें कुछ 47 पेज ऐसा है कि जोड़े गए हैं। कि कितने पेज जोड़े गए हैं? सॉरी, इसमें लगभग 13,000 पेज जोड़े गए हैं 47 ईयर में। 19 अब ये किसने जोड़े थे? ये वर्क किया था वीएस, आज से लगभग 100 साल पहले, वीएस सुत खानदर ने 1919 में इसमें कितने पेज जोड़े हैं? ही एडेड, एनसीईआरटी में लिखा है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मींस भी जोड़ा गया। अपेंडिक्स वो ना समझिए जो पेट में जो हड्डी उचक जाती है बाद में ऑपरेशन करके, ऐसा माना जाए ज्यादा चावल खाने से ये बीमारी हो जाती है, वो अपेंडिक्स नहीं। अपेंडिक्स माने होता जोड़ा गया, जो एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है अपेंडिक्स, तो एडेड अपेंडिक्स माने भी जोड़ना होता है। ही एडेड 13,000 पेजेज इन महाभारत, और ये करने में उसे कितना साल लगे हैं? इन 47 ईयर्स। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। महाभारत का क्रिटिकल एडिशन, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इन्होंने क्या तैयार किया था महाभारत का? क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? तो ए और आर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स कॉल्ड द विजयनगर सिटी द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार इसमें लगा देना है। मैंने बहुत बार बताया है, जो भी ट्रेवलर वगैरह आए हैं वो एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, याद रखिए। तो किस ट्रेवलर ने विजयनगर सिटी को बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड बोला है? दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर इसको बोला है, याद रखिए। तो वो कौन है? अब्दुल लज्जाक। वैसे इसका ऑप्शन क्या है? अब्दुल लज्जाक। ये कहां से बिलोंग करता है?
ये बिलोंग करता पर्सिया में। ये 13 सेंचुरी के, ये सॉरी 14 सेंचुरी के आसपास आया था, जब निकोलो कोंटी सेकंड, क्योंकि वो आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है कि किस राजा के टाइम में आया, कब आया। निकोलो कोंटी सेकंड के टाइम पे ये आया था इंडिया में। ये पर्सिया का था। ये कहां का था? पर्सिया, मतलब प्रेजेंट का ईरान। इसका नाम ईरान हो गया है। तो हमें पढ़ना, अब्दुल लज्जाक पर्सिया का था, जिसने बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड बोला विजयनगर को। दूसरा, इसके साथ साथ कुछ हम एक्सप्लेन, इब्न बतूता, पहले इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ 1304 में। कहां पे? मोरक्को के टैंजियर में। क्वेश्चन ये एमसीक्यू में पूछ चुका है। इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री या विच सिटी? तो मोरक्को में जगह पड़ती टैंजियर, वहां पे 1304 में इसका जन्म हुआ था। ये इंडिया किसके टाइम में आया, ये बुक में मेंशन है। अब्दुल लज्जाक इंडिया आया निकोलो कोंटी सेकंड के टाइम पे, ये बुक में नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनना है। लेकिन इब्न बतूता किसके टाइम पे आया? 1304 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बॉर्न हुआ था टैंजियर में, मोरक्को। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट इब्न बतूता? ये किसके टाइम में आया और ये कब आया? व्हेन, ये कब आया इंडिया? व्हेन, ये कब आया? 1333 में इंडिया आया। मोरक्को और टैंजियर से ये बिलोंग करता, मैंने आपको बता दिया। व्हेन 1333 एडी के आसपास ये इंडिया आया। किसके टाइम में ये आया? इब्न बतूता। किसके टाइम में आया ये? इब्न बतूता, सॉरी, ये राजा का नाम यहां बताना था। ये इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है इंडिया में जब आया था, उस समय यहां का कौन था सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? उस समय यहां का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, यहां का राजा था। और इसने कौन सी किताब लिखी है? इब्न बतूता की बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसने कौन सी किताब लिखी है? रिहला। इसकी किताब का क्या नाम है? इब्न बतूता की बुक जो है वो कौन सी है? रिहला। इसकी किताब क्या नाम है? रिहला। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डोमिंगो पैस, ये कहां का था? ये था पोर्टुगीज का। कहां का था ये? पी से पैस, पी से पोर्टुगीज, ये भी याद रखिए। ये आपका कहां का था? पोर्टुगीज का था ये ट्रेवलर। इसने भी स्टेटमेंट एक दिया है, महानवमी डिब्बा को विक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला है। महानवमी डिब्बा को इसने क्या बोला? विक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसने महानवी को क्या बोला है? महानवमी डिब्बा। मैंने आपको बताया था मंच होता है, इसमें राजा स्पेशल ओकेजन में, नवरात्रि, दशहरा में आके जो प्रोग्राम होते थे, डांस होता था, रामनवमी होती थी, उसको मंच पे बैठ के देखता था, वो महानवमी डिब्बा था। मैंने बता भी रखा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। तो इसने महानवमी डिब्बा को एप्रिशिएट किया है। ही एप्रिशिएटेड महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा को, जो कि मंच था, उसको एप्रिशिएट बोला है। महानवमी डिब्बा किसने क्या बोला है? विक्टोरियस प्लेस। क्या बोला इसने महानवमी डिब्बा को? विक्टोरियस प्लेस है ये। किसने बोला? ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, 2 बार ये वाला क्वेश्चन कि हु कॉल्ड महानवमी डिब्बा एज ए विक्टोरियस प्लेस। तो टिक करना है हमें इब्न बतूता। और निकोलो कोंटी ये कहां से बिलोंग करता है? एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये बिलोंग करता है इटली से। कहां से बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है हमारा इटली से। ये सारे क्वेश्चन हमें पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। कहीं से भी एमसीक्यू कुछ भी पूछ सकता है। निकोलो कोंटी इटली से बिलोंग करता है। डोमिंगो पायस पोर्टुगीज से बिलोंग करता है। इसने क्या बोला? महानवमी डिब्बा को विक्टोरियस प्लेस बोला है। इब्न बतूता ये टैंगियर, मोरक्को में इसका जन्म हुआ 1304 में। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया आया था। कब आया? 1333 में। कब आया? 1333 में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम क्या रहा था? मतलब आपका 1325 से 1351 तक। तो ये 1333 में आया, तो कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया। इसने कौन सी किताब लिखी? रिहला। कौन सी किताब लिखी इसने? रिहला। ये भी हमें क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। और अब्दुल लज्जाक ने बोला है विजयनगर को बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? अल बरूनी केम टू इंडिया विद। अल बरूनी इंडिया में किसके साथ आया? अल बरूनी, देखिए पहले हमें पढ़ लेना है। अल बरूनी कब बॉर्न हुआ? 1973 में। कहां पे बॉर्न हुआ ये? ख्वारिज में। ये जगह का नाम आ चुका है, क्वेश्चन बन चुका है 1 से 2 बार, मुझे याद है। ख्वारिज में। कहां पे जन्म हुआ इसका? ख्वारिज में। ख्वारिज में ये इलाका वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। वर्तमान में ये इलाका कहां पे है? उज्बेकिस्तान में। तो अल बरूनी केम टू इंडिया विद, ये किसके साथ आया था? ये आया था हमारा
महमूद ऑफ गजनी के साथ 17 बार इंडिया पे अटैक किया था और एक भी युद्ध ये हारा नहीं। याद रखिए 1001 से लेके 1027 तक इसने 17 बार इंडिया पे अटैक किया था। सोमनाथ का अटैक 1025 में जो इसने किया था वो काफी ऐतिहासिक युद्ध ये इसने अटैक किया था। पूरे मंदिर को उजाड़ा और ऐसा माना जाता है कि लगभग 80 से 90 कैमल पर वहां का ट्रेजर ये ले गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये ऐसा दरिंदा था कि इसने इंडिया के सोमनाथ मंदिर पे मतलब अटैक किया था और 50,000 लोगों को इसने मारा भी। तो ऐसा दरिंदा था ये महमूद ऑफ गजनी। फिलहाल हमें अभी क्या पढ़ना है कि अल बरूनी केम टू इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आया। अल बरूनी की किताब का नाम इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने रहीला किताब बताई किसने, इब्न बतूता की, उसी प्रकार अल बरूनी की बुक जो है सॉरी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इसकी किताब का नाम है। इसने इस किताब को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 80 चैप्टर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, 80 चैप्टर। और इस किताब में उसने इंडिया के कास्ट सिस्टम को भी लिखा है। क्वेश्चन पूछे कास्ट सिस्टम को सबसे पहली बार इंडिया में किस पिलग्रिमेज ने, किस यात्री ने डिस्क्लोज किया था, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं अल बरूनी। कास्ट सिस्टम जो इंडिया का था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको भी इसने इस किताब में एक्सप्लेन किया है। तो किताब उल हिंद अल बरूनी की किताब है। नेक्स्ट क्या है? द सूफी सेंट हु लिव्ड इन अजमेर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूफी चैप्टर, बार बार मैंने बताया है। द सूफी सेंट हु, सूफी जो तो है ये वर्ड जो है ये जैसे हिंदुइज्म में है भक्ति, उसी प्रकार सूफी वर्ड जो है वो मुस्लिम रिलीजन से संबंधित है। Who lived in अजमेर वाज, कौन थे जो अजमेर आए थे और इन्होंने इंडिया में सूफी जो प्रैक्टिस है, जो कस्टम है, उसकी नींव भी रखी थी। ऐसा माना जाता है कि ये 1190 में, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन जो हमारा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती इसका सही आंसर है। मोइनुद्दीन चिश्ती में कढ़ाई में बहुत टेस्टी हलवा बनता है। यहाँ पे जो अजमेर में ये इनकी जो दरगाह है अजमेर में, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो पृथ्वीराज चौहान का भी अजमेर से संबंध रहा है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1190 में इंडिया में सूफी जो थी उसकी नींव रखी थी। ये किसके साथ इंडिया आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। ये किसके साथ इंडिया आए? मोहम्मद गौरी। किसके साथ इंडिया आए? मोहम्मद गौरी के साथ ये इंडिया आए। मोहम्मद गौरी के साथ ये इंडिया आए थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ इंडिया आए? ये मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया आए हैं 1190 में। तो हमें याद रखना मोइनुद्दीन चिश्ती 1190 में मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया आए। इन्होंने इंडिया में क्या रखा? सूफी सेंट की नींव रखी है इन्होंने, याद रखिए इधर। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? अजमेर, अजमेर से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऑफ निजामुद्दीन औलिया, इनकी जो दरगाह है वो कहां है? क्वेश्चन पूछ देते हैं बार बार। इनकी दरगाह है हमारी दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। और ये निजामुद्दीन औलिया जो है तो इंडिया में कब्बाली के फादर बोले जाते हैं। कब्बाली के फादर जो बोले जाते हैं, नाम मुझे एकदम निकाल नहीं आ रहा है। इंडिया में उनके गुरु भी हैं निजामुद्दीन औलिया, याद रखिए, अभी आएगा मैं आपको बताता भी हूं। दूसरा बाबा फरीद, उसके तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये बाबा फरीद की कब्र कहां है? इनकी जो इनकी दरगाह कहां है? पंजाब में। इनकी दरगाह कहां है बाबा फरीद की? आपकी पंजाब में। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो कब्र है वो है दिल्ली में। कहां पे? ये कब्र पूछ दे, दरगाह पूछ देते हैं कि इसमें से कौन सी दरगाह का स्टेटमेंट सही है गलत है। तो हमें याद रखना है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, निजामुद्दीन औलिया के दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल्ली में है, और बाबा फरीद की दरगाह पंजाब में है। और एक और है नासिरुद्दीन भी एक चिश्ती गुरु थे, नासिरुद्दीन महमूद। इनकी कब्र भी हमारी कहां है? इनकी कब्र हमारी कहां है? दिल्ली। इनकी कब्र हमारी कहां है? दिल्ली में इनकी दरगाह है। किसकी? नासिरुद्दीन की कब्र कहां पे है? दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन हमें पढ़ लेना है। इनकी दरगाह कहां पे है? दिल्ली में। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट। इनको चिराग ए दिल्ली भी बोलते हैं। नासिरुद्दीन को क्या बोलते हैं? चिराग ए दिल्ली। क्या बोलते हैं? चिराग ए दिल्ली नासिरुद्दीन को बोलते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अभी हमारा ऑप्शन क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द
द वीराशैव ट्रेडिशन लिंगायत वाज स्टार्टेड बाय बसवन्ना। बसवाना कौन है ये? बसवाना ये 12th सेंचुरी के आसपास, ये साउथ में जो, याद रखिए मेरी बात, ये साउथ के फिलोसफर बोले जाते हैं। कौन है ये? साउथ के ये कौन थे? फिलोसोफर। कौन थे ये? साउथ के फिलोसफर, दार्शनिक, और भक्ति मूवमेंट के साउथ में फैलाने में इनका भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक क्वेश्चन हमारा यही हो जाता, साउथ में भक्ति मूवमेंट की नींव कब रखी गई? 12th सेंचुरी में। कब रखी गई? 12th सेंचुरी एडी में इसकी नींव रखी गई भक्ति मूवमेंट की। और ये जो वीराशैव ट्रेडिशन या लिंगायत थे, ये किसको संबंधित थे? साउथ में जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था तो विष्णु, वैष्णविज्म और शैविज्म का प्रचलन बहुत ज्यादा उस समय था। तो लिंगायत जो संप्रदाय है ये आपका संबंधित है शैविज्म में। भगवान शिव की आइडियोलॉजी पे ये लोग विश्वास रखते थे। तो द वीराशैव ट्रेडिशन लिंगायत वाज स्टार्टेड बाय बसवाना इन साउथ। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, दे स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड इनकरेज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। पोस्ट प्यूबर्टी मतलब क्या होता है कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाना, इसको पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज बोलते हैं। एंड विडो रीमैरिज का भी उन्होंने प्रोटेस्ट, मतलब और विडो रीमैरिज के भी इन्होंने वकालत की थी, एडवोकेट की थी। तो लिखा इन्होंने कास्ट सिस्टम को प्रोटेस्ट किया था, जो डोमिनेंस था अपर कास्ट का उसका प्रोटेस्ट किया था, इक्वालिटी पे जोर दिया था। ठीक है, मतलब दे एम्फेसाइज इक्वालिटी एंड प्रोटेस्ट द कास्ट सिस्टम। कम उम्र में जो शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज का भी प्रोटेस्ट किया। विडो रीमैरिज होनी चाहिए, इसका भी उन्होंने एडवोकेट किया। जो विधवा थी, विडो थी, वो शादी नहीं कर सकती थी, ये नियम गलत है, इस पर सुधार होना चाहिए। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट में सही है। लेकिन आज जो है एक ही कहीं से व्याख्या नहीं कर रहा है कि ए में पूछा गया है कि मतलब जो द वीराशैव ट्रेडिशन जो साउथ में है ये शुरू किया था बसवाना ने, ये बात सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, जो लिंगायत और वीराशैव ट्रेडिशन था इन लोगों ने क्या किया है? कास्ट सिस्टम को प्रोटेस्ट किया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये व्याख्या कहीं से भी नहीं कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द अमारा नायका सिस्टम वाज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फीचर्स। याद रखिए इधर, फीचर्स ऑफ, ये कहां का अमारा नायका, किस जगह का है? चोला का है, विजयनगर का है, कि दिल्ली का है, कि मुगल का? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। ये अमारा नायका का मतलब क्या है? एक नायका और एक अमारा। अमारा नायका मतलब होता है आर्मी चीफ। कौन होते हैं ये आर्मी चीफ होते हैं। कौन होते हैं? आर्मी चीफ, मतलब ये बड़े होते हैं। और एक वर्ड होता है नायका, ये भी विजयनगर एम्पायर में है। नायका जो है ये अमारा नायका के अंडर वर्क करते हैं। ये कौन होते हैं? ये भी सोल्जर्स होते हैं। कौन होते हैं ये? सोल्जर्स, या हम लोग इनको बोल सकते हैं और लोकल सोल्जर्स थे। ये कौन थे? लोकल सोल्जर्स। लोकल सोल्जर्स मींस जो आज हम लोग देखते हैं आर्मी का हेड कोई और है और आर्मी अलग है, तो भाई हम लोग देखते हैं कि हमारा नायका जो है वो है आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जो अध्यक्ष होते हैं उनको बोलते हैं हमारा नायका। और हमारा वर्ड नायका लिखा रहता तो वो हो जाते सोल्जर और लोकल आर्मी या लोकल सोल्जर उनको बोलते हैं। ये कहां संबंधित है? विजयनगर एम्पायर में। इनको एक पर्टिकुलर राजा जो था जमीन देता था और जमीन के बदले में उस पर्टिकुलर एरिया की देखरेख ये करते थे। हमारा नायका उनके अंडर में काम करते थे नायका। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? द फिफ्थ रिपोर्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिफ्थ रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 का ये टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 का। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन। ये फिफ्थ रिपोर्ट क्या है पहले में जानना है। 1813 में ये फिफ्थ रिपोर्ट ये बनी थी। ये फिफ्थ रिपोर्ट जब ये बनी थी हमें समझना ये पहले आई कब? ये 1813 में ये किताब आई। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है ये बहुत लंबी रिपोर्ट थी। इसमें कंपनी के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनका जो भ्रष्टाचार था, करप्शन था, उनका जो मिस पॉलिसी थी, उनके बारे में इस किताब में लिखा है। दिस रिपोर्ट शोड द, फिफ्थ रिपोर्ट की बात हो रही है, तो फिफ्थ रिपोर्ट कब आई है? 1813 में। ये डेट तो पढ़ना है। शोड द करप्शन
द करप्शन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनका जो भ्रष्टाचार, ऑफिसर्स, इनकी जो मिस पॉलिसी थी, ये कैसे लूट रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं इंडिया के रिसोर्स वगैरह को। तो इसमें, इस बुक में 5th रिपोर्ट में इसमें लिखा हुआ है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये रिपोर्ट कब आई? 1813 में। हाँ, अमीर खुसरो, मैंने आपको बताया था कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो, याद आ गया मुझे। अमीर खुसरो जो इंडिया में कव्वाली के जनक बोले जाते हैं, ये इंडिया के एटा जिले के रहने वाले। तो हमारा यूपी में दिल्ली जाओ जो पड़ता भी है एटा, आपने देखा होगा। तो अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, जिनकी कब्र दिल्ली में है, जिनकी दरगाह दिल्ली में है, मैं बार बार कब्र बोल रहा हूँ, सॉरी, दरगाह जो दिल्ली में है, ये इनके शिष्य कौन है? अमीर खुसरो। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ए परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू पेड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परमानेंट और रैयतवाड़ी दोनों। परमानेंट सेटलमेंट जो शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ? 1793 में। ये कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लाया? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल इंडिया का रहा था 1786 से लेके 1793 तक। बाद में ये दूसरी बार भी 1805 में गवर्नर जनरल 1 साल का रहा, उसी समय उसकी डेथ भी हो गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ए परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू पेयर। कौन इसमें पेयर, रेवेन्यू पेयर में शामिल नहीं है? जमींदार थे, तभी इसको जमींदारी, क्योंकि इसमें जमींदारों का रोल बहुत था, तभी परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। रैयत, रैयत मींस फार्मर, फार्मर भी इसमें थे, फार्मर भी इसमें थे। रैयत मींस क्या होता है? रैयत मींस फार्मर। रैयत मींस कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, रैयत मींस फार्मर। थर्ड वाला विलेज हेडमैन भी इसमें शामिल थे। और इजारदार, ये वर्ड क्या होता है पहले जान लो। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इजारदार। इनका मतलब होता कॉन्ट्रैक्टर। यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? कौन शामिल नहीं है इसमें? कॉन्ट्रैक्टर शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही डी। इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सही डी। याद रखिए, ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमें पढ़ लेना, ध्यान दीजिए। इजारदार क्या हो जाएगा? ऑप्शन इजारदार। अब परमानेंट सेटलमेंट में 3 लोगों का रोल था इसमें थोड़ा। एक तो हमारे जमींदार, जो कि मैंने आपको बता दिया, जमींदारों का इसमें रोल रहा है, जमींदार। दूसरा इसमें, एक तो जमींदार हो गया, जमींदार। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा इसमें हो जाएंगे फार्मर्स या रैयत वगैरह थे, फार्मर्स। और इसमें तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें लैंड रेवेन्यू को ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स कर दिया गया था। क्या कर दिया था? कभी इसको कहीं कहीं फिक्स सेटलमेंट भी बोला जाता है, और इसको सनसेट लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि सूरज डूबने से पहले जमींदारों को फार्मर्स से या रैयत से टैक्स वसूल करके, लगान वसूल करके, सूरज डूबने से पहले ये इन्हें रुपए देते थे जो भी मिलता है प्रोडक्शन। और जमींदार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरज डूबने से पहले उन्हें वो रुपए पहुंचाना होता था। नहीं, जमींदार का पद छीन लिया जाता था, उन्हें हटा दिया जाता था, ऐसा भी माना जाता है। तो फार्मर, जमींदार, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था। वैसे 89% था, लेकिन ये बुक में लिखा नहीं है, तो हमें नहीं पढ़ना है, तो हमें ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना है, याद रखना है इधर। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजारदार। इजारदार कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का इस प्रथा से कोई लेना देना नहीं था, याद है। ये कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? द संथाल रिबेलियन टुक प्लेस इन। संथाल, देखिए ये रिवोल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में ट्राइब्स के रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट हुआ, मुंडा रिवोल्ट हुआ, संथाल रिवोल्ट हुआ, गद्दी रिवोल्ट हुआ, कुकी रिवोल्ट हुआ, अहोम रिवोल्ट हुआ, बहुत सारे रिवोल्ट हुए। लेकिन एकमात्र ऐसा रिवोल्ट जिसमें संथालों ने, जिसमें ट्राइब्स ने ब्रिटिश को भी हरा दिया था, तो वो रिवोल्ट है हमारा संथाल रिबेलियन, संथाल रिवोल्ट। ये कब हुआ? 1855 से 1856 इसकी डेट हो जाती है। क्या हो जाती है? 1855 से 1856 के बीच में ये रिवोल्ट हुआ। हालांकि 1919 में दोबारा अटैक करके संथालों को ब्रिटिश ने हरा भी दिया था। ये भी है टॉपिक, लेकिन अभी हमें पढ़ना संथाल रिवोल्ट पहला कब हुआ था। इसमें 4 लोगों का योगदान बहुत माना जाता है संथाल रिवोल्ट में। जो ट्राइब्स थे वो कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद
और भैरो। तो इन 4 लोगों का इसमें काफी इंपॉर्टेंस था इन्हें हराने में ब्रिटिश हुकूमत को। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरत। और 1855 से 1856 के बीच में जो इस समय गवर्नर जनरल था इंडिया का, वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की आर्मी को इन्होंने हराया था। बहुत बड़ी बात थी उसमें ब्रिटिश हुकूमत को हराना। याद रखिए इधर सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। संथालों की कुछ डिमांड थी, उनसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था, उन्हें उनके जंगल को छीना जा रहा था। भाई कॉमन जो ट्राइब लोगों की डिमांड होती हैं, उसी कारणवश ये रिवोल्ट इन्होंने शुरू किया संथाल ने। हमें याद है ये रिवोल्ट कहां हुआ? छोटा नागपुर प्लेटू। कहां हुआ ये? छोटा नागपुर प्लेटू। मुंडा रिवोल्ट के लिए भी ये जाना जाता है। 1895 से 1900 के बीच जो हुआ था बिरसा मुंडा की लीडरशिप में, छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि हमारा बिहार, झारखंड और उड़ीसा के आसपास वाले इलाकों में छोटा नागपुर प्लेटू जाना जाता है, उसी रीजन में ये रिवोल्ट हुआ था। ओवर टैक्स, परसिक्यूशन इनका था, इनकी जमीन को छीना जा रहा था। जंगल में ये बिना ब्रिटिश परमिशन के ऐसा लॉ भी बन गया था कि एंटर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये रिवोल्ट शुरू हुआ था 1855 से 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको बताया है। 1915 में कब आए वापस? 9 जनवरी 1915 में। गए कब थे ये साउथ अफ्रीका? 1893 में। 1893 में। ये भी क्वेश्चन हमें याद रखना है। महात्मा गांधी इंडिया कब आए? 9 जनवरी 1915 को। और आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु बनाया। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, इससे पहले जो लेक्चर था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में मुंबई से शुरू हुआ था। ये बाल गंगाधर तिलक के कहने पर, बाल गंगाधर तिलक का ही ये ब्रेन था, जो माइंड था, जिन्होंने महात्मा गांधी को इस आंदोलन को शुरू करने के लिए फोर्स किया था। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पढ़ना है? ये कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें मंजूरी कब दी थी? ये भी मैंने आपको बताया था, दिसंबर 1920 में नागपुर का सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? नागपुर का जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, इसमें कांग्रेस ने मजबूरी, मतलब कांग्रेस ने इसमें कॉन्सेंट कब दी? कांग्रेस ने इसमें सहमत कब दी? नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। मैप में क्लास 10 में क्वेश्चन भी आता है, तो अभी हमें पढ़ना है कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, जो कि हम लोग जानते हैं। कहां शुरू हुआ ये? मुंबई से। बाद में 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इवेंट के बाद जब वायलेंट हो गया था, जिसमें 22 पुलिसमैन एंड 3 इनोसेंट पीपल वर डाइड, आफ्टर इट गांधी जी ने ये विड्रॉ भी कर लिया था 12 फरवरी 1922 को। ये मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? कि द डोमिनियन स्टेटस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन द कांग्रेस सीजन। देखिए डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, देखो याद रखना। क्रिस मिशन में भी इसकी बात हुई थी, मैं आपको क्रिस मिशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि पावर तो इंडिया के लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन इंडियन पीपल एंड इंडियन लीडर विल ऑलवेज रिमेन लॉयल फॉर ब्रिटिश। मतलब पावर तो हमें दी जाएगी, पावर तो इंडियन लोगों को मिल जाएगी, कुछ विदेशी पावर को अगर हटा के सारी पावर इंडियन लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन इंडिया के लोग जो ब्रिटिश के राजा, महाराजा, रानी, राजा है, उनके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। और कुछ फॉरेन रूल वगैरह थे वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेंगे। डोमिनियन स्टेट में मतलब आप समझ सकते हैं पूरी पावर इंडिया को एक टाइप से नहीं दी जा रही थी। तो इसलिए क्योंकि 1929 में नेहरू ने लाहौर में अनाउंस कर दिया था पूर्ण स्वराज से कम कुछ हम नहीं चाहते हैं, पूरा देश हमारा है, सिंगल पावर भी आपके पास नहीं रहनी चाहिए, ऑल पावर बिलोंग टू अस, ठीक है, ऑफ अवर इंडिया। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पढ़ना है? डोमिनियन स्टेट का मतलब आप समझ गए होंगे। द डोमिनियन स्टेटस रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन कांग्रेस सीजन 8। तो हमें पढ़ना है ये कलकत्ता सीजन 1928, उसमें कांग्रेस का जो 1928 का सेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में। किनके हुआ था? मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में ये सेशन हुआ था। और ये बोला गया तो हमारी 8 डिमांड इनकी जो थी, और ब्रिटिश से बोला गया कि 1929 तक इन 8 डिमांड को आप पूरा करिए, इसे मानिए। लेकिन जब ब्रिटिश की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो फाइनली 1929 में इन्हीं के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी लाहौर से। पूर्ण स्वराज किसने शुरू किया था? 1929 दिसंबर 1929
1929 पीटी नेहरू, पंडित नेहरू ने अनाउंस कर दिया था। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, डोमिनियन स्टेटस रेजोल्यूशन कांग्रेस के किस सेशन में पास हुआ, कलकत्ता सेशन 1928, किसके लीडरशिप में, मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में। जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, बाद में 1931 में मोतीलाल नेहरू की डेथ भी हो गई थी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हु अमंग द, इन्होंने पत्र लिखा किसको था, ये उस समय तत्कालीन इंडिया का गवर्नर उस समय कौन था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन पैक्ट भी काफी फेमस है, मैंने आपको बता भी रखा है। 1926 से लेके 1931 तक इंडिया का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, लॉर्ड इरविन। उसी को यह पत्र लिखा था 1928 में कि डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव हमारा मंजूर करिए 1929 तक। और बाद में इसका विरोध भी किया गया था डोमिनियन स्टेटस का, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट है तो बात भी सही है, पूरा इंडिया है तो हम किसी के लिए लॉयल क्यों ना है, किसी के लिए वफादार क्यों ना है। तो इस प्रकार इसका प्रोटेस्ट हुआ। डोमिनियन स्टेट में इंडियन लोगों को पावर दी जा रही थी, लेकिन कुछ विदेशी पावर वगैरह थी वो ब्रिटिश के हाथ में रहती, और इंडिया के लोगों को शपथ लेना पड़ता कि वो सदा ब्रिटिश के राजा महाराजा के प्रति लॉयल रहेंगे। तो ये बात गांधी, नेहरू, उसके बाद क्या बोलते सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने इसका प्रोटेस्ट किया। फिलहाल अभी ये पढ़ना है, कलकत्ता सीजन 1928 में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी, क्लास 6-7 का ही बच्चा इस आंसर बता सकता है। BR अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और 6 लोग उनके साथ और थे, उन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कितने साल में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, 2 years 2 साल 11 month and 18 days 200 आउट ऑफ 389 में 284 लोगों ने यस कर दिया था। ये बैठक जब हुई थी, पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। उसके बाद ये बैठक हुई, उसके बाद से 9 दिसंबर से लेके 26 नवंबर 1949 तक डेट मानी जाती है। तो पूरी डेट अगर आप जोड़ेंगे 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, तो यही आएगी 2 year 18 days and 11 days, 2 year 11 month और 18 days। आउट ऑफ 389 लोग इसमें थे टोटल, और 389 लोगों में 284 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मंजूरी दे दी थी। 105 लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन मेजोरिटी में लोगों ने यस किया, तभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया गया। BR अंबेडकर इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, ये चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, ये भी हम पढ़ देना। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, कब एडॉप्ट कर लिया गया, कब फाइनली ये पूरा लिख लिया गया, तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। इंप्लीमेंट कब किया गया, अभी 26 जनवरी हुई है, इंप्लीमेंट कब किया गया, संविधान लागू कब कर दिया गया, मतलब लिख के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 2 महीने के बाद। लिखने के बाद भी इसमें चर्चा हुई, इसकी कुछ हिस्ट्री भी है, वो बात की बात है। इंप्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ, इंप्लीमेंट। ऐसा भी माना जाता है, पूर्ण स्वराज में नेहरू ने अनाउंस किया था कि इंडिया वुड सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे ऑन 26 जनवरी 1930। तो उसी डेट को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए 2 महीने का वेट करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 नवंबर को लिख के तैयार हो गया, उस समय हम लोग बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिए वीडियो, पूरा वीडियो अवश्य देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगेगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। मैं ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके पास भेजता रहूंगा, और जो भी आपकी डिमांड हो कि सर इस टॉपिक में वीडियो बनाइए कंटेंट से संबंधी, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।